तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वैसे तो इस चैप्टर का जो नाम है, अगर एक्सक्रीशन सीधा सीधा बोल दो तो भी वही बात होगी, क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसका एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन। दरअसल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनीज के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, किडनी की जो स्ट्रक्चर है और एनाटॉमी बेसिकली, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन्स, उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद नेफ्रॉन का जो फंक्शन होता है, यूरिन फॉर्मेशन, वो देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन मीन्स रीएब्जॉर्प्शन, और एक होता है सीक्रेशन, और पहला क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन में पूरा प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, ये देखने वाले हैं। फिर उसके बाद वही ये जो प्रोसेसेस है कि जो रीएब्जॉर्प्शन है, तो रीएब्जॉर्प्शन कौन कौन से पार्ट में होता है और किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है ना? या सीक्रेशन होता है तो किस किस चीज़ का सीक्रेशन होता है और कौन कौन से पार्ट में। तो ये जो डिटेल में देखेंगे, तो यही है फंक्शन ऑफ टिप्यूल्स। उसके बाद अब वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं, बाद में ही देखेंगे कि जो फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से जो फिल्टर होता है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना? यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट निकलेगा उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और वो पूरी किडनी में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है 24 आवर में, तो आप देखोगे 180 लीटर। कितना? 180 लीटर 24 घंटे में। तो ये 180 लीटर अगर बॉडी से बाहर निकल जाए, पहली बात तो 180 लीटर फ्लूइड होते ही नहीं बॉडी में, तो बाहर कैसे निकलेगा? तो इसको हमें रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, वापस इसको रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा। मीन्स यहाँ से जो फिल्ट्रेट निकला उसे हमने कंसंट्रेट करना होगा, इस फिल्ट्रेट को हमें कंसंट्रेट करना होगा। तो ये जो कंसंट्रेट करने की जो मैकेनिज्म है ना, जिसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो कंसंट्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर हम किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन मीन्स कि कब किडनी को काम ज़्यादा करना है, कब स्लो करना है, कब फास्ट करना है, कब स्लो करना है, कब ज़्यादा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगी, कब कम फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगी। तो इस चीज़ को रेगुलेट 2 तरीके से किया जाता है। एक तो ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसकी मदद से, और खुद किडनी के अंदर ही एक मैकेनिज्म होती है, एक एपरेटस होता है जिसे हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। उसकी मदद से भी किडनी अपने आप को रेगुलेट करती है ना? उस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से जो रेगुलेशन होती है उसमें ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब हुआ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा यूरिन से, तो उसके बाद हमें यूरिन को रिलीज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ब्लैडर से। तो वो जो रिलीज वाला प्रोसेस है, इसको
किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसमें कौन कौन से बाल्ब होते हैं, कौन सी मसल्स होती हैं, क्या स्फिंक्टर होता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में ये प्रोसेस जो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, मिक्चुरेशन टॉपिक में। अगर हम देखें अदर ऑर्गन्स जो एक्सक्रीट करते हैं, तो हमने किडनी वाला सिस्टम तो देख ही लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में। इसके अलावा हमारी बॉडी में लिवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है, लंग्स भी एक्सक्रीट करते हैं और स्किन भी एक्सक्रीशन करती है। तो इनके बारे में भी, इनका रोल क्या है ये भी देखेंगे, ये किस किस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं ये भी देखेंगे। और उसके बाद डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक तो यूरीमिया है, एक रीनल फेल्योर है और एक रीनल कैलकुली है, एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इन डिजीज़ के बारे में, इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। लास्ट टॉपिक होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चैप्टर का नाम हमने देख ही लिया। अगर नाम देखो चैप्टर का तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैसे कई बार सिंपल ये डेफिनेशन लिख दोगे, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, वैसे मेटाबॉलिक वेस्ट कई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालना ये भी क्या है, एक्सक्रीशन है। लेकिन ये कौन करता है, ये वाला काम कौन करता है, तो ये लंग्स करता है। ठीक है, हाँ, हम इस चैप्टर में ज़्यादातर जो एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजनस बेस्ड हैं। वैसे लंग्स भी है, लेकिन हम यहाँ नाइट्रोजनस बेस्ड की ज़्यादा बात करेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादातर बात किसकी करेंगे, नाइट्रोजनस बेस्ड की। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सभी नाइट्रोजनस बेस्ड हैं। इनको बॉडी से बाहर निकालना, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो किसी में नाइट्रोजनस बेस्ड ये वाला बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, किसी में यूरिया तो किसी में यूरिक एसिड। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन यूज होते हैं इस काम के लिए, रिमूवल के लिए, एलिमिनेशन के लिए, वो डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू कोर्डेटा। ठीक है, NCERT में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में लिखा है, तो इस 1-2 लाइन में जो लिखा है उसको पढ़ लोगे। मैंने तो बताया अभी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उन्हें तो रिमूव करना ही है, साथ ही साथ अगर बॉडी में हमने कुछ ज़्यादा इंजेस्ट कर लिए हैं, बॉडी में हमने ज़्यादा इंटेक कर लिया, जैसे वाटर को ज़्यादा इंटेक किया है ना, तो फिर वो वाटर को हमें बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा। वाटर हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म से बना हो, या वाटर हो सकता है हमने ज़्यादा इंजेस्ट कर लिया इसलिए भी हमें रिमूव करना पड़ रहा है। तो एक्सेस इंजेशन वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस होने वाले भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, और उन अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, वो जो मटेरियल हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये या तो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर हमने ज़्यादा इंटेक कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है बॉडी में। ठीक है, हाँ, एक और चीज़, इनकी जो अमाउंट है, इनका जो एक्यूमुलेशन है बॉडी में, कहाँ, ब्लड में बेसिकली, है ना। जब ब्लड में इन चीज़ों का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इनको
रिमूव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड इनके बारे में देख लेते हैं। तो जिन एनिमल्स में जो एनिमल्स अमोनिया को रिमूव करते हैं या जिनमें जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है और वो अमोनिया को ही बॉडी से बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम अमोनोटेलिक। ओके, इन अमोनोटेलिक एनिमल्स अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट। अमोनिया हमारी बॉडी में हर जगह बनता है, हर जगह का मतलब हर एक टिश्यू में बनता है। ये जो अमोनिया बनता है वो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस से या डीएमिनेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन। तो फाइनली ट्रांसएमिनेशन या डीएमिनेशन से जो अमोनिया बन गया वो हमारी बॉडी में भी बनता है ना। वो जो क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होती है ना। चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो फिश हो, सभी में अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है। और ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड अमोनिया बनता रहता है सभी में। अब इस अमोनिया के बारे में अगर हम देखें तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। दूसरी बात, हाईली सोल्यूबल इन वाटर में ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। मीन्स इतना ज़्यादा सोल्यूबल है कि अगर इसको हम निकालना चाहें बॉडी से, रिमूव करना चाहें बॉडी से, तो वाटर भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी निकालना पड़ेगा, है ना। सो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो वो एनिमल्स तो इसको बॉडी से बाहर कर पाते हैं अमोनिया के रूप में जिनकी बॉडी में या जिनके आसपास इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो प्रोटोजोअन्स हों, स्पंजेस हों, निडेरिया हों, पॉलीकीट हों, मोलस्क हों या आर्थ्रोपोड हों, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड या बोनी फिशेस, वो भी फ्रेश वाटर में रहने वाली, टेडपोल या फिर टर्टल। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में अमोनिया ही बॉडी से रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है, क्योंकि उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में होती है, कमी नहीं होती वाटर की। लेकिन जिन एनिमल्स के पास वाटर की कमी होती है, मीन्स जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है या एर्बोरियल ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया में या यूरिक एसिड में, फिर रिमूव किया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो अमोनोटेलिक हो गया। तो ये सभी एनिमल्स के बारे में पूछा जाए कैसे हैं, तो ये अमोनोटेलिक है क्योंकि इनकी बॉडी से अमोनिया ही बाहर एलिमिनेट किया जा रहा है। ये टॉक्सिक होता है, हमने जाना अभी। और अगर लगातार इसको बॉडी से बाहर ना निकाला जाए, हम अमोनिया के रूप में तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको पहले कन्वर्ट करें यूरिया में और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते रहें। अगर हम ऐसा न कर पाएँ और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाए बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन को हाइपर अमोनिया बोलते हैं। और जब अमोनिया बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो लिवर भी अफेक्टेड होता है, जो लंग्स हैं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आइज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो ब्रेन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो मसल्स हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया कि अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी।
अब अगर हम यूरिया की बात करें, मीन्स ह्यूमन की जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें यूरिया ही एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक। ठीक है, तो यूरिया इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो लेस सोल्यूबल है, तो इसको रिमूव करने के लिए वाटर का कम अमाउंट की नेसेसिटी होती है। ठीक है, और इसको बॉडी में कुछ समय के लिए स्टोर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अमोनिया की तरह टॉक्सिक नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं, यूरिया ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट इन बॉडी, तो लेकिन अमोनिया जितना टॉक्सिक नहीं है ये। तो इसको जो अमोनिया है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, और ये जो कन्वर्जन है अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में, ये कन्वर्जन होता है लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर की जो सेल्स हैं, लिवर सेल, हेपेटोसाइट्स, तो उन सेल के अंदर ये प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। तो एक साइकिल होती है, उस साइकिल के जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ओके, ऑर्निथीन साइकिल को हम क्रेब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सिंपल भाषा में यूरिया साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ये जो यूरिया प्रोड्यूस होता है या ऑर्निथीन साइकिल है, ये मैमल्स में होता है। ठीक है, एडल्ट एम्फीबिया, एक तो टेडपोल टाइप हो गया एम्फीबिया लार्वा स्टेज, एक हो गया एडल्ट एम्फीबिया। तो एडल्ट एम्फीबिया में यूरिया ही एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो एडल्ट एम्फीबिया भी यूरियोटेलिक है, मैमल्स भी यूरियोटेलिक होते हैं। और जो मैरीन फिशेज हैं, मैरीन फिशेज ऑल्सो यूरियोटेलिक। और हम जानते ही हैं कि कार्टिलेजिनस फिश भी मैरीन ही होती है ना। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में भी यूरिया ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अगर हम ऑर्निथीन साइकिल की बात करें डिटेल में थोड़ा सा, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है ये साइकिल ऑर्निथीन से। ठीक है, ऑर्निथीन कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में, ऑर्निथीन कन्वर्ट इनटू सिट्रुलिन, और इस रिएक्शन में, इस कन्वर्जन में अमोनिया और CO2, ठीक है, यूज हो जाते हैं और वाटर एक निकलता है। फिर वो सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। इस स्टेप पर भी एक अमोनिया इनटेक किया जाता है, एक अमोनिया यूज होता है और एक वाटर रिमूव होता है। तो इस तरह से वाटर के 2 मॉलिक्यूल अभी तक बाहर आ गए। ठीक है, लेकिन जब आर्जिनिन फर्दर ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है, उस समय एक वाटर यूज हो जाता है और यूरिया प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यूरिया प्रोड्यूस होने के लिए हमें पता चला कि 2 अमोनिया, 1 CO2 यूज हुए। ठीक है, और एक वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इस जो रिएक्शन है इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2NH3 प्लस 1 CO2 इक्वल टू यूरिया को हम बोलते हैं NH2CONH2 प्लस वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स की बात करें, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं उनकी, तो उन एनिमल्स में बेसिकली बर्ड्स होते हैं, है ना, इंसेक्ट होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या जमीन पर रहने वाले स्नेल्स होते हैं। ये सभी यूरिकोटेलिक हैं। दरअसल इनकी लाइफ में वाटर की काफ़ी कमी होती है, तो इन्हें वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना होता है। तो जो अमोनिया है
वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड वाटर में इनसॉल्युबल है, और वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी वाटर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सॉलिड फॉर्म में बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जा सकता है, किया जाता ही है। साथ ही ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस भी है। ओके, तो जिन एनिमल्स में यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, दरअसल वो वाटर को कंजर्व कर पाते हैं, उनमें वाटर का वेस्ट वो रोक पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स की बात करें तो प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेट तक। ओके, प्रोटोजोआ में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है। एक वैक्यूल जो अमीबा में प्रेजेंट होती है, मींस प्रोटोजोन्स में, जैसे कि अमीबा, तो उसमें एक वैक्यूल होती है जो लगातार एक्सक्रीशन करती रहती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती रहती है। उस वैक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन का काम करता है किडनी, जबकि अमीबा में ये फंक्शन करता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। तो ये होमोलोगस हैं या एनालोगस? तो हम जानते हैं होमोलोगस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओरिजिन में सेम हो, और एनालोगस वो होते हैं जो फंक्शन में सेम हो। तो ये ओरिजिन में सेम तो है नहीं, फंक्शन में सेम है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एंड किडनी आर एनालोगस स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में भी जो एक्सक्रीशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। सीलेंट्रेट की बात करें तो सेम हियर, जनरल बॉडी सरफेस। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल्स होती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया होती हैं। ठीक है, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एस्केल्मिन्थीज की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ी, है ना, बहुत बड़े साइज की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं रीनेट सेल। तो रीनेट सेल इन एस्केल्मिन्थीज इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं, एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा मीन्स इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट हैं तो उनमें ये जो स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होंगे, और अगर ये क्रस्टेशियंस हैं तो इनमें ये स्ट्रक्चर का नाम होगा एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, और ये अरेक्निड है तो इसमें कोक्सल ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जैसे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट कौन कौन होगा, जैसे हाउस फ्लाई, हनी बी, है ना, कॉकरोच, ये सभी हो गए इंसेक्ट। अगर क्रस्टेशियन की बात करें तो वाटर में रहने वाले जो आर्थ्रोपोड, जनरली आर्थ्रोपोड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रस्टेशियन। ठीक है, जैसे कि प्रॉन। अरेक्निड की बात करें तो जैसे स्कॉर्पियन हो गया या फिर स्पाइडर हो गई, ये अरेक्निड है। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोक्सल ग्लैंड। इकाइनोडर्मेट में गिल्स होती हैं, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की, या बॉडी सरफेस से भी एक्सक्रीशन होता है, जबकि कॉर्डेट में फिश से लेकर मैमल्स तक सभी में किडनी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। भले ही जैसे फिश की बात करें तो वहाँ गिल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती हैं। तो हमने जान लिया कि यूरिकोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, और अमोनोटेलिक क्या होता है। ठीक है, अब जो टॉपिक है पहला डिटेल में पढ़ते हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहाँ हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इसके कंपोनेंट हैं वो क्या क्या है, तो यहाँ हमें किडनी दिखाई दे रही हैं, 2 किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी। साथ ही साथ किडनी से निकला हुआ है ये यूरेटर, हर एक किडनी से एक यूरेटर निकला है, और ये यूरेटर एंटर कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में।
तो यहाँ किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता रहता है और वो यूरिन यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट होता रहता है और यहाँ स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी रूप से यहाँ स्टोरेज होता है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, उसके बाद यूरेथ्रा जो ओपन होता है आउटसाइड, तो यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे 2 किडनी प्रेजेंट है, 2 यूरेटर एंड 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। दीज आर द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, किडनी के कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हम जानते ही हैं डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। तो बैक की तरफ है ना, बैक की तरफ वाली जो साइड है हमारी वो कौन सी है? डोर्सल। जो आगे की तरफ की साइड है उसे हम बोलेंगे वेंट्रल साइड। तो किडनी हमारी बॉडी कैविटी में, और वो कैविटी भी कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है और उनकी लोकेशन क्या होती है? तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से देखें तो वर्टिब्रल कॉलम में ये L5 है। L5 का मतलब नंबर 5। ये है L3, ये है L2, सॉरी गड़बड़ हो गया, L5 और 5 से पहले कौन सा होगा? 4, 3, 2, 1। तो ये नंबर हो गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं लगभग L3 को टच करती है ये। ठीक है, L3 को टच करती है किडनी। और नंबर से पहले जो वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम की जो यूनिट्स हैं वो कौन सी होती हैं? वो थोरेसिक होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री। तो ये थोरेसिक वर्टिब्री T12 है 12वीं, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं। तो T12 हो गई, इससे ऊपर वाली कौन सी हो गई? T11। तो ये T12 से स्टार्ट होती है और L3 को टच करती है। तो हम कह सकते हैं कि situate between the level of last thoracic and third lumbar vertebrae close to dorsal inner wall of the abdominal cavity। abdominal cavity में dorsal side पर होते हैं और T12 और L3 के बीच में ये situate होते हैं। अगर इसका मेजरमेंट करें तो किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस की बात करें, ये जो थिकनेस है इसकी बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है। वेट की बात करें तो वेट इज 120 से लेकर 120 to 170 ग्राम होता है। ठीक है, और हम जानते हैं जो इनर सरफेस है इसकी जो शेप है वो बीन शेप है और जो अंदर वाला सरफेस है वो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव। और कॉनकेव जो सरफेस पर जो नॉच होती है, ये जो नॉच होती है, ठीक है, इस नॉच को हम बोलते हैं हाइलम। इस नॉच को क्या बोलते हैं? हाइलम। जैसे यहां बात करें तो ये जो नॉच है इसको हम बोलेंगे हाइलम। ठीक है, सो नॉच इज हाइलम। और इस नॉच के थ्रू ही यूरेटर बाहर निकलता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो अंदर या बाहर निकलती हैं। ठीक है, जैसे आर्टरी को कहें तो आर्टरी अंदर जा रही है और जो वेन है वेन बाहर आ रही है, और जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई
है ना, जैसे नर्व सप्लाई, ये येलो येलो हमें फाइबर दिखाई दे रहा है, तो ये नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई भी एंटर करती है उसी हाइलम से, ठीक है। नर्व, यूरेटर, ब्लड वेसल्स। अब अगर हम हाइलम, हाइलम तो नोच हो गया, जो बाहर ये जो कॉनकेविटी है, कॉनकेविटी है, इसी को हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है, फनल शेप स्पेस होता है ये वाला, है ना, फनल शेप दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस। तो ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर just inside to hilum is called renal pelvis. और इसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इस ब्रॉड फनल में जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये वाले, ठीक है, या ये कहो ये छोटे छोटे स्मॉल साइज के फनल हैं जो ओपन हुए हैं एक ब्रॉड फनल में, ठीक है। तो इन स्मॉल स्मॉल फनल को या फिर इस पेल्विस की ब्रांचिंग को, प्रोजेक्शंस को कैलिसिस बोलते हैं, कैलाइसिस। एक को बोलोगे तो कैलिक्स बोलोगे। तो ये कैलिक्स है, कैलिक्स, कैलिक्स, ये सभी कैलिक्स हैं। एक और चीज़ हमें देखने की है यहाँ पर कि ये जो छोटा वाला कैलिक्स है, ये छोटा कैलिक्स है, ये छोटा कैलिक्स है, और ये तीन कैलिक्स मिलके बन गए ब्रॉड कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। तो एक होता है माइनर कैलिक्स और एक होता है मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं रीनल पेल्विस में, ठीक है। ये पिरामिड है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर ही बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, है ना, मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन में ही यूरिन फॉर्म होता है। तो वो यूरिन फॉर्म पहले आता है माइनर कैलिक्स में, फिर आता है मेजर कैलिक्स में, फिर आता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से चला जाता है यूरेटर में, ठीक है, ओके। तो रीनल पेल्विस हम समझ गए, उसके प्रोजेक्शंस को कैलिक्स बोलते हैं, और कैलिक्स हमने समझ लिए मेजर होता है, माइनर होता है। और किडनी के बाहर एक टफ लेयर होती है, टफ लेयर, कैप्सूल बोलते हैं हम उसको, रीनल कैप्सूल, ठीक है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम किडनी के अंदर की बात करें तो यहाँ दो रीजन्स होते हैं, दो अलग रीजन्स होते हैं जो हमें समझ आते हैं, है ना। ये जो ऊपर का रीजन दिखाई दे रहा है ये, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन है जिसमें मेड्यूलरी पिरामिड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। तो इनसाइड वाला जो रीजन हो गया वो हो गया मेड्यूला, और बाहर वाला रीजन हो गया वो हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है, इतना हमें समझ आता है। और मेड्यूला में हमें ये लाइट डार्क, लाइट डार्क कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। और मेड्यूला पार्ट में ही कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, वो पैच कुछ कोनिकल साइड में होते हैं, कोनिकल टाइप के होते हैं, कोनिकल मासेस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, है ना, मतलब पिरामिड शेप के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और जो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में, जैसे ये पिरामिड दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड, इनके बीच में ऐसा लग रहा है कॉर्टेक्स अंदर घुस आया, कॉर्टेक्स अंदर आ गया। तो ये कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन है मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में, इसी को हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये जो एक्सटेंशन है, कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन है ये वाला, इस वाली जगह को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। तो मेड्यूला वाले रीजन में एक तो पिरामिड्स हो गए, और पिरामिड के बीच बीच में ये रीनल कॉलम्स हो गए, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है।
अगर हम एक किडनी की बात करें तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है रीनल कार्पस्कल और दूसरे पार्ट का नाम है रीनल टिब्यूल। ठीक है, रीनल टिब्यूल। जैसे कि ये किडनी दिखाई दे रही है और किडनी में ये छोटा सा पार्ट को इनलार्ज किया और इसमें ये जो टिब्यूलर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यही नेफ्रॉन्स हैं। तो ये नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है हमें, और नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट होता है रीनल कार्पस्कल या मेलपिगियन टिब्यूल भी बोलते हैं, जबकि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम रीनल टिब्यूल। ठीक है, तो रीनल कार्पस्कल और रीनल टिब्यूल। अगर रीनल कॉर्पस्कल की बात करें तो इसमें बोमन कैप्सूल होता है ये बाहर, और अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जबकि इसकी बात करें तो इसमें शुरू में होता है ये कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल शुरुआत वाली, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और जो लास्ट में कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है इसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और दोनों के बीच में जो ये हेयर पिन लाइक या यू लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, इसे हम बोलते हैं हेनले लूप। ठीक है, ये भी वो छोटा सा रीजन है किडनी का। इसको इनलार्ज करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर का किडनी का हिस्सा, तो ऊपर तो एक टफ कैप्सूल है, हमने अभी देखा था, और ऊपर का हिस्सा जो स्मूथ होता है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और नीचे वाला जिसमें पिरामिड्स होते हैं उसे बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, ये मेडुला है। तो हम देख रहे हैं कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और कौन सा पार्ट मेडुला में प्रेजेंट है। तो नेफ्रॉन का हम देख रहे हैं कि ये जो बोमन्स कैप्सूल है और पीसीटी और डीसीटी है वो सब प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, लेकिन जो हेनले लूप है वो एक्सटेंड हुआ है मेडुला में। अब यहाँ हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ एक नेफ्रॉन तो है जो बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, जो मेडुला में काफ़ी अंदर तक आया है, जबकि दूसरा नेफ्रॉन छोटे साइज का है। तो जो बड़े साइज का नेफ्रॉन है उसे हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जबकि इस वाले को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, तो मेडुलरी नेफ्रॉन और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है तो कॉर्टिकल, और मेडुला में प्रेजेंट है ज़्यादातर इसका हिस्सा हेनले लूप का, तो हम बोलेंगे इसका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, और ये जो मेलपिगियन कार्पस्कल की बात है, रीनल कार्पस्कल की बात है, जो ये वाला हिस्सा रीनल कार्पस्कल, तो हम यहाँ रीनल कार्पस्कल में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बाहर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भरी रहती हैं, उन ब्लड वेसल को तो बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो बाहर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल इनक्लोज्ड ए tuft of blood vessels, blood capillaries, and that blood capillaries known as, that tuft of blood capillaries known as glomerulus। और इस ग्लोमेरुलस में ब्लड की सप्लाई लाने वाला होता है और एक ले जाने वाला। तो जो ब्लड सप्लाई लेके आता है ग्लोमेरुलस में, उस वेसल को हम बोलते हैं आफरेंट आर्टीरियोल, आफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, और वहाँ से जो ले जाता है वापस उसे बोलते हैं हम ईफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी
से वो आर्टेरियोल बन गया, जिसे हम बोल रहे हैं आफरेंट आर्टेरियोल। तो आफरेंट आर्टेरियोल, फिर ब्लड वापस आता है इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा, और वो इफरेंट आर्टेरियोल फिर फर्दर एक कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैपिलरी इस नेफ्रॉन के चारों तरफ होती है ना, उसे बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। तो हमने देखा कि मेलपिगियन कार्पस्कल है जो, और पीसीटी एंड डीसीटी वो कहाँ सिचुएट होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में, जबकि हेनले लूप कहाँ एक्सटेंड करता है, मेडुला में। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े साइज के नेफ्रॉन होते हैं। जो बड़े साइज के हैं उन्हें बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और जो छोटे वाले हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और हमने देखा था कि द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्ज फ्रॉम ग्लोमेरुलस। जो इफरेंट आर्टेरियोल जो ये निकल रहा है इमर्ज फ्रॉम ग्लोमेरुलस, फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल। तो हम जानते हैं रीनल कॉर्पस्कल, और ये क्या है, रीनल टिब्यूल। ठीक है, रीनल टिब्यूल मीन्स पीसीटी, डीसीटी एंड हेनले लूप। तो इस रीनल टिब्यूल के चारों तरफ एक पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है। कौन, इफरेंट आर्टेरियोल निकलने के बाद। तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हो गई वो, लेकिन वो पेरीटिब्यूलर कैपिलरी जो हेनले लूप के पैरेलल रन करती है ना, हेनले लूप के पैरेलल रन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देख रहे हो, ये आ रही है फिर ये वापस जा रही है, तो इस पैरेलल वाले वेसल को हम बोलते हैं बासा रेक्टा, जो यू शेप की है। ठीक है, तो वैसे तो यू शेप का ये भी होता है, कौन, हेनले लूप, और हेनले लूप के पैरेलल जो ब्लड कैपिलरी होती है उसे हम बोलते हैं बासा रेक्टा। वो वैसे पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का ही पार्ट है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर लोगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव थर्ड भी ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव, 6th भी ऑब्जेक्टिव है, एंड 7, 8, 9 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इनको आपको करना है और मुझे वापस सेंड करना है।